कराची के अवाम पर एक और बम गिरा दिया गया। बिजली 10 रुपए 1 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। नेपरा ने बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली जुलाई 2023 से मार्च 2024 की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई है। आपको बताते चलें कि इससे कबल 1 जून को भी बिजली तकरीबन 4.5 रुपए महंगी की गई थी। हमारे साथ अशरफ खान मौजूद हैं। अशरफ, 2 मरतबा जून के महीने में बिजली महंगी कर दी गई है, इसके बाद बजट में टैक्सेस लगाने की भी बात हो रही है, मामला कहां तक जाएगा? जी हाँ, सबसे बड़ा कंसर्न है कि जो सारिफीन है कराची की बात करें, 35 लाख कंज्यूमर है कराची का के इलेक्ट्रिक का, और यहाँ पे मल्टी ईयर टैरिफ के लिए के इलेक्ट्रिक ने नेपरा को दरख्वास्त दी थी, जो कि जुलाई 2023 से मार्च 2024 के दौरान जो बिजली बनाई गई उसके लिए मंथली फ्यूल एडजस्टमेंट सरचार्ज मांगा गया था, जो कि नेपरा को जो दरख्वास्त है वो मंजूर हो गई है। जिसके बाद अब कराची के जो तमाम रिहायशी हैं जो सारिफीन है के इलेक्ट्रिक के, उनको जून 2024 से सितंबर 2024 के बिलों में 10 रुपये 1 पैसे पर यूनिट इजाफी बोझ पड़ेगा। और यहाँ जो नेपरा का जो तफसीलात आई है कि यानी कि जून 2024 का जो बिल आएगा जुलाई में, उसमें 2 रुपये 68 पैसे पर यूनिट के हिसाब से फ्यूल एडजस्टमेंट सरचार्ज इजाफी अदायगी करना पड़ेगी। साथ ही जुलाई की बात करें, जुलाई का जो बिल आएगा तो कराची के सार्फिन को 3 रुपये 11 पैसे पर यूनिट जो है इजाफी बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। और साथ ही अगस्त की बात करें तो अगस्त में 3 रुपये 22 पैसे पर यूनिट इजाफी जो है अदायगी करनी पड़ेगी पर यूनिट, और सितंबर में 1 रुपये पर यूनिट कॉस्ट आएगी, तो मजमूई तौर पे 10 रुपये 1 पैसे बनता है, जो कि मजमूई तौर पर कराची के 35 लाख जो कंज्यूमर है उनको अदायगी करनी पड़ेगी। यहाँ पे जो अगर बात करें बिजली जो महंगी हुई है, एप्टेमा हो, कराची चैम्बर हो, साथ इंडस्ट्री जोन हो, कराची इस वक्त जो है मुल्क का सबसे बड़ा सनती जोन है। यहाँ पे 24,000 छोटी बड़ी सनतें हैं, और यहाँ जो एक्सपोर्टर है उनका ये कहना है कि एक्सपोर्ट जो है नुमाया कमी हुई है, सनती पैदावार 50% घट गई है। बिजली महंगी होने की वजह से मुल्क भर में 50% सनतें बंद हो गई या उसकी पैदावार घट गई है। और यहाँ मुतालबा किया जा रहा था कि बिजली की कीमतें कम हो, लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है कराची वालों के लिए जो है एक महंगा साबित हो रहा है। नेपरा ने भारी फैसला किया है, अवाम पर भारी बोझ मुंतकिल कर दिया। ना सिर्फ अवाम, सनतकार भी परेशान होंगे, ताजिर भी परेशान होंगे। यानी अगले 4 महीने में जो है जो सार्फिन है उनको 10 रुपये 1 पैसे इजाफी बोझ अदायगी करनी होगी। 4 महीने में जो मुख्तलिफ हैं, जैसे कि मैंने फिर बताता चलूँ, जून का जो बिल आएगा जुलाई में 2 रुपये 68 पैसे का बोझ आएगा। जुलाई में जो बिल आएगा, जो कि अगस्त में बिल उसको अदायगी करनी होगी 3 रुपये 11 पैसे, और अगस्त का जो बिल है वो जो सितंबर में आएगा 3 रुपये 22 पैसे, और सितंबर का बिल जो आगे जाके अक्टूबर में आएगा वो 1 रुपये पर यूनिट इजाफी बोझ आएगा। मजीद तौर पे इस वक्त देखा जाए कि 200 यूनिट का बिल जो बन रहा है उस पर इजाफी बोझ पड़ेगा, आवाम कैसे अदायगी करेंगे। और साथ ही नेपरा ने यहाँ बड़ा फैसला किया है कि अब अगर कोई भारी बिल बनता है, अगर वो अदायगी नहीं करता है तो साल में 1 बार इंस्टॉलमेंट कर सकेगा। इसके साथ ही जो लेट पेमेंट चार्जेस है वो भी 14% के हिसाब से सालाना वो चार्ज अदा करेगा। यानी हर तरफ से आवाम पे सिर्फ बिजली पे बोझ ही मुंतकिल किया जा रहा है। इस वक्त हुकूमत अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं ले रही है, क्योंकि पहले ये सब्सिडी की मद में अदायगी होती थी। IMF के पास जब से गए तो IMF ने तमाम सब्सिडी मरहलावार ख़त्म करने की बात की थी, और ये जो अब इजाफी बोझ है वो आवाम पर मुंतकिल होगा। इजाफी बोझ अवाम पर मुंतकिल किए जा रहे हैं। कराची के लिए बिजली 10 रुपये 1 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई है, और 4 माह में ये डिवाइड होगा। कराची के अवाम पर एक और बम गिरा दिया गया है। अच्छा, हम ये देख रहे थे अशरफ के गुज़श्ता दिनों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी प्राइसेस में कमी हुई है। पेट्रोल नीचे आया है, दीगर कमोडिटीज़ जो हैं उनकी कीमतें भी कम हुई हैं। तो इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, बिजनेसमैन, वो भी ये कह रहे थे कि बिजली की कीमतों को कम होना चाहिए ताकि हम इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट कर सकें। लेकिन लग ये रहा है कि पाकिस्तान मज़ीद पीछे चला जाएगा। जी बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। यहाँ पे देखा जाए इस वक्त पाकिस्तान में पर यूनिट जो इंडस्ट्री की जो यूनिट आ रही है 17 सेंट्स पर यूनिट आ रही है, जबकि रीजनल ममालिक की बात करें, भारत, बांग्लादेश, वियतनाम और इसके आसपास जो एक्सपोर्ट्स में हम मुकाबला करते हैं वहाँ 7 से 9 सेंट आ रही है। और पाकिस्तान के जो सनतकार ने मुतालबा किया था कि 9 सेंट में बिजली फराम की जाए, लेकिन अब सूरत हाल है कि बिजली मजीद महंगी होनी जा रही है। बोझ है, जैसे कि हम बताएं, ये 2 रुपये 68 पैसे जो जून में अदायगी करनी होगी, इस पर सेल टैक्स भी लगेगा, फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी
लगेगी, दीगर एडिशनल सरचार्ज लगेंगे, तो ये बोझ ₹2.68 बढ़ के ₹3 हो जाएगा। ये ₹2.68 का फैसला नेपरा ने तो किया 1 महीने के लिए, लेकिन इसका बोझ अगर कैलकुलेशन की जाए तो सेल टैक्स भी लगेगा, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक ड्यूटी भी लगेगी, इसके ऊपर दीगर चार्जेस भी लगेंगे। तो ये बोझ सोचना चाहिए कि सिर्फ ये ₹2.68 नहीं, इस पर इजाफी मल्टीपल जो टैक्सेस हैं उसका भी बोझ मुंतकिल होगा। और इंडस्ट्री की बात करें, कोई भी इंडस्ट्री जो 100 यूनिट 200 यूनिट यूज़ नहीं करती है, बड़े जो सनतकार हैं वो 1-1 लाख यूनिट बिजली का इस्तेमाल करते हैं, जिस पे इजाफी ये बोझ होगा। और मौजूदा सूरत हाल में कैसे बर्दाश्त करें, बड़ा सवाल है। और साथ ही हुकूमत जो फैसले कर रही है, और IMF का ये प्रेशर भी, हुकूमत पाकिस्तान IMF के पास एक और जो है 7 से 8 अरब डॉलर का कर्जा लेने जा रही है, नए माली साल का बजट भी आ रहा है, उसके ऊपर अगर ये देखा जाए मजीद ये बोझ होगा। कैसे ये बर्दाश्त करेगी आवाम, कैसे बर्दाश्त करेगा ताजिर, कैसे बर्दाश्त करेगा सनतकार, ये कंसर्न है। एप्टिमा जो है ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल ने ये मुतालबा किया था हुकूमत से कि 9 सेंट में बिजली की जाए, जो इससे पहले जो हमने एक्सपोर्टर को दिया हुआ था हुकूमत ने, वो मुतालबा किया जा रहा था कि ₹20 पर यूनिट जो है बिजली फराम की जाए, इस वक्त ₹55। और ये देखा जाए अगले 4 महीने में जो इंडस्ट्री समेत ₹10 का इजाफी बोझ होगा, ₹10 का बहुत भारी बोझ होगा, जो कि सनतकार क्या कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। पहले ही बिजली महंगी होने की वजह से सनतें बंद हो रही हैं। कराची में हम जहाँ कोरंगी में हमारा जो ऑफिस है, यहाँ पे कोरंगी इंडस्ट्री एरिया में भी कई सनतें बंद होगी। बुनियादी वजह यह है कि बिजली की कीमत जिसकी 70 लाख रुपए बिल आता था, ₹1.5 करोड़ रुपए आया, वो कहाँ से अदायगी करेगा, ये बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, ये सवाल बड़ा है, बल्कि बहुत बड़ा है। इसी पर बात करने के लिए चेयरमैन एप्टिमा आसिफ इनाम हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ₹10.01 फी यूनिट बढ़ाए गए हैं बिजली पर, किस तरह देख रहे हैं आप इस सारे मामले को? और ये तमाम हल्कों में अब ये बात पता है कि 9 सेंट से ऊपर बिजली जो है हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते इंडस्ट्री की, और ना क्रॉप्स सब्सिडीज बर्दाश्त कर सकते, और ना ही जो ओवर कैपेसिटीज की पेमेंट है वो इंडस्ट्री मौजूदा दे सकती है। तो उसके लिए सबसे आसान सोल्यूशन यही था कि 9 सेंट की बिजली की जाए, ताकि इंडस्ट्री की जो मौजूदा पैदावार है वो भी सही चले, और जो बंद इंडस्ट्री है वो चालू हो और आगे आने का बंदोबस्त हो। तो 2-2.5 हज़ार मेगावाट तो उससे तकरीबन इजाफी कंजप्शन मुल्क में हो जाएगी, जो बताते खुद विद पोजीशन है। तो उसके बावजूद ये नया अफसोसनाक सूरत हाल है कि रोज बिजली बढ़ती चली जा रही है, और अभी तक जो है वो डिसीजन के ऊपर कोई वादे पैगाम नहीं है कि क्या करें। वो तो नजर आ रहा है ना कि आप देखें कि इंटरमीडिएट टेक्सटाइल प्रोडक्ट जो है वो 2000 टन से जो है वो, जैसे अगर एक यानी ले ले जो हम खुद एक्सपोर्ट करते हैं, वो 14,000 टन हो गया डे में। तो ये और बढ़ता जाएगा और अपना हेडलाइन नंबर वही रहेगा, और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आ जाएगी, तो नेट का कंट्री को बहुत रिपेरेबल लॉस। जी बिल्कुल, आलमी मार्केट में कंपटीशन बहुत मुश्किल हो जाएगा। चेयरमैन एप्टिमा आसिफ इनाम हमारे साथ मौजूद थे। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अशरफ, आप हमारे साथ ही अभी मौजूद रहिएगा। शहरियों के लिए बिजली ₹10.01 फी यूनिट महंगी कर दी गई है। बिजली जुलाई ता मार्च की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई है। नेपरा ने कि इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कराची वालों से इजाफी वसूलियाँ जून ता दिसंबर 2024 में की जाएंगी। आपको बताते चलें कि अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। शहरी कहते हैं कि बिजली पहले ही फी यूनिट बहुत महंगी है, मजीद इजाफा बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे नुमाइंदे खुर्शीद रहमानी इस वक्त अवाम के साथ मौजूद हैं, इनसे तफसीलात जान लेते हैं। जी खुर्शीद। जी, इस वक्त मौजूद हैं कराची के इलाके महमूदाबाद में। आज आवाम के लिए एक बुरी खबर है कि इलेक्ट्रिक और नेपरा के दरमियान जो माहिदा हुआ है, उस हवाले से फ़ी यूनिट जो है वो ₹10.01 का इजाफा कर दिया गया है, और इस इजाफे को कराची के आवाम ने यकसर मुस्तरद कर दिया है, और ये भी कहा है कि लोड शेडिंग मुस्तकिल हो रही है मुख्तलिफ इलाकों में, और ऊपर से ये बिजली महंगी जो है वो तवातुर के साथ की जा रही है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इलाका मकीन, उनसे गुफ्तगू करेंगे कि वो इस फैसले को किस तरह से देखते हैं, क्या कहेंगे इस बारे से। बात ये देखिए कि आवाम गरीब है, पीछे चले जा रही है। यहाँ पे किसी की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, हुक्मरानों को कोई परवाह नहीं है। चाहे कोई भी हुकूमत आती है ना, उन्हें किसी आवाम की परवाह नहीं है, उन्हें से अपने जेबें भरने की परवाह, सिर्फ वहाँ से कर्जे मिलते हैं, अपने जेबों में जाते हैं। अगर आपको कर्जे मिलते हैं वहाँ पे भी तो लगाओ ना, आवाम को भी तो दो ना। आप अगर आपको अगर 1 करोड़ रुपये मिलता है, कम से कम आप आधा तो लगाओ ना। अब तो इससे कुछ आवाम के आंसू तो पूछेंगे ना। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बढ़ रही है, गैस भी बढ़ रही है, हर चीज़ महंगाई है, हर चीज़ महंगी हो रही है। तो पता आवाम कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा, फिर चोरी डकैती करेगा ना वो।
इसके अलावा उसके बाद क्या रास्ता है वो। और शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, हम उनसे ही गुफ्तगू करेंगे कि उनका क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से, क्या कहेंगे। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी। इनके बारे में कहूँगा बहुत महंगाई, भाई ने बहुत अच्छी बात की है, वाकई बहुत महंगाई है। हमारे हुक्मरान जो हैं इनको आपस में चाहिए कंप्रोमाइज़ करें। अवाम देखें कितना कहाँ तक अवाम कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। इसको तो आप ये देखें, अभी बार बार कितना हर मंथ कोई ना चेंजिंग मारते हैं, यूनिट्स अबव करते हैं, 2 रुपीज़ 5 रुपीज़ कुछ ना कुछ करते हैं। ये बहुत गलत है। गरीब आवाम के लिए हुक्मरान को सोचना चाहिए कि आपस में इत्तेफाक करें। ये थे महमूदाबाद के वो शहरी जो के इलेक्ट्रिक का ये फैसला हुआ है 10 रुपये 1 पैसे बढ़ने का, इसको इन्होंने मुस्तरद किया और कहा है कि महंगाई का तूफ़ान पहले ही बढ़ रहा है, आवाम उसके महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, तो हुकूमत को चाहिए कि वो रिलीफ दे और के इलेक्ट्रिक की यूनिट्स जो है उसकी कीमत में इजाफा करने के बजाय जो है उसकी कीमत में कमी की जाए, ताकि लोग जो है वो जो टैक्स कीमत में जो हुकूमत को पैसा देना है वो उसको अदा कर सके। बहुत शुक्रिया खुर्शीद, आपने हमें अपडेट किया। कराची की आवाम पर एक और बम गिरा दिया गया है। अशरफ खान हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। अशरफ, जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे कि अभी 2 रुपये 68 पैसे फी यूनिट इजाफा होगा जुलाई के लिए, तो यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि 15 दिन के बाद एक और समरी भेज दी जाएगी कि फिर बिजली महंगी करनी है, फिर उसकी भी एडजस्टमेंट होगी। जी, सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का ये बना हुआ है कि जो बिजली है वो हमारे पास इजाफी बिजली जो हम इस्तेमाल नहीं करें, उसके कैपेसिटी चार्जेस है जो कि हमारे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि उसकी लागत बढ़ रही है तो आवाम पे मुंतकिल हो रहा है। बुनियादी वजह यह है कि IMF ने कहा है कि सब्सिडी जो इलेक्ट्रिसिटी पे है वो कम से कम की जाए। नए माली साल का बजट भी आ रहा है, सब्सिडी मज़ीद कम होगी तो आगे चल के बिजली मज़ीद महंगी होगी। कहा यह जा रहा है, जो यहाँ पर जो माहिरीन है, कराची चैम्बर है और ये तमाम के वो कंसर्न शो कर रहे हैं कि बजट में अगर मज़ीद बोझ मुंतकिल करने की बातें होती हैं, सब्सिडी हुकूमत नहीं देती है तो बिजली ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और मुल्क भर की जो सनतें हैं वो नहीं चल पाएगी। साफ करें, छोटे पैमाने की सनतों की बात करें जो इतने भारी भरकम बिल अदायगी नहीं कर सकती हैं, तो छोटे पैमाने की सनतें अब बंद हो रही हैं जो कि एक्सपोर्ट बड़ी इंडस्ट्री की एक मेन की होल्डर होती हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें जो बनाकर देती हैं। अगर वही बंद हो जाएंगी तो एक्सपोर्टर अपनी पूरी इंडस्ट्री कैसे चलाएगा, अपना माल कैसे तैयार करेगा। ये वो सवालात हैं जो कि एप्टेमा, कराची चैम्बर, फेडरेशन हाउस ये हुकूमत से कर रही है और हुकूमत यहाँ पे कि सिर्फ जो भारी बोझ मुंतकिल कर रही है, बिल्कुल हुकूमत सारा भारी बोझ अवाम पर डाल रही है। बहुत शुक्रिया अशरफ, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं, ताजिरों ने ईद उल अज़हा के बाद के इलेक्ट्रिक के खिलाफ सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया। चेयरमैन ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद ने बिजली की कीमत में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। कहा, दुनिया की सबसे महंगी बिजली कराची वालों को दी जा रही है। ईद के बाद अवाम और ताजिर के इलेक्ट्रिक का घेराव करेंगे। उन्होंने मजीद क्या कहा, ये आपको सुनवाते हैं। आज नेपरा ने जो 10 रुपये 1 पैसे कराची इलेक्ट्रिक को बिजली में इजाफे के लिए इजाज़त दी है, कराची की ताजिर बिरादरी और कराची के अवाम की तरफ से इसको मुस्तरद करते हैं। इस वक्त वैसे बिजली बहुत महंगी है और उसके बाद 10 रुपये का जो स्लैब बनाया गया है जो कि माहाना बिलों के बद में जुलाई, अगस्त, सितंबर में ये लिए जाएंगे, हम इसको जो है मुस्तरद करते हैं और नेपरा से गुजारिश कर रहे हैं हाथ जोड़ के कि खुदारा इस कौम पे रहम करें, इस मुल्क पे रहम करें। दुनिया की सबसे महंगी बिजली कराची वालों को दी जा रही है और उसके बाद बेताशा जो इजाफा है फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस हो या किसी और चार्जेस में, और ख़ास तौर पे कराची इलेक्ट्रिक का फॉरेंसिक ऑडिट नहीं किया जा रहा, हम की भरपूर अंदाज में मजम्मत करते हैं। और साथ साथ ये बताते चलें, बकरीद के फ़ौरन बाद इंशाअल्लाह हम कराची इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ और नेपरा के ख़िलाफ़ एहतजाज की कॉल देंगे और कराची की आवाम को हम इंशाअल्लाह रोडों पे लेके आएंगे और कराची की आवाम और कराची के ताजिर मिल के कराची इलेक्ट्रिक का घेराव करेंगे। गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल में कई घंटों से बिजली बंद है। ओपीडीज और इमरजेंसी के मरीजों को मुश्किलात का सामना है। बिजली ना होने और गर्मी की वजह से कई डॉक्टर्स भी अपनी नशिस्तों पर मौजूद नहीं हैं। सुबह 8 बजे से मुसलसल बिजली बंद है और अस्पताल ज़राए का ये कहना है कि जनरेटर ऑफ है, उसको चलाने के लिए अस्पताल के पास ज़राए नहीं है, जिसकी वजह से बिजली बंद हो चुकी है। सुबह 8 बजे से बिजली बंद है। अस्पताल की इमरजेंसी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल में कई घंटों से बिजली बंद है। ओपीडीज और इमरजेंसी के मरीजों को मुश्किलात का सामना है। बिजली ना होने और गर्मी की वजह से कई डॉक्टर्स भी अपनी नशिस्तों पर मौजूद नहीं है। मीर करियो हमारे साथ मौजूद हैं। मीर करियो, ये बताइएगा, इंतजामिया से आपकी बात हुई है, कब तक बिजली बहाल हो जाएगी?
जी बिल्कुल, ये सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल है जहाँ सुबह 8 बजे से बिजली बंद है। बिजली बंद जो होने की जो वजूहत सामने आ रही है वो ये कि एक तो जनरेटर पर इतना लोड है कि वो जनरेटर मुसलसल नहीं चल सकता, जबकि दूसरी तरफ इंतजामिया का ये भी मौक़िफ़ सामने आया है कि हमारे पास इतने अखराजात नहीं, इतने बजट नहीं है कि हम मुसलसल जनरेटर को चला सके, जिसकी वजह से जो दूर दूर से आने वाले मरीज हैं, जो बच्चे हैं, वो गर्मी में वहाँ परेशान है, परेशानी में मुब्तला है। जबकि इंतजामिया का ये मौक़िफ़ है कि हम मुसलसल कोशिश करें सिंध हुकूमत से बात करने की कि हमें बजट एलोकेट किया जाए ताकि हम अस्पताल को सही से चला सके, लेकिन अभी तक हमें ना बजट मिल रहा है, ना ही कोई इस पर नोटिस लिया जा रहा है। जबकि हमने के इलेक्ट्रिक को भी लिखा है कि हमारी जो लोड शेडिंग है वो खत्म की जाए, लेकिन उसकी तरफ से भी कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे, जिसकी वजह से जो डॉक्टर थे वो वक्त पर आ रहे तो है, लेकिन बिजली ना होने की वजह से इतनी गर्मी बढ़ जाती है कि वो भी चले जाते हैं। शाम जो बच्चे हैं, जो दूर दूर से आने वाले मरीज हैं, वो भी परेशानी में मुब्तला है, उनका ठीक से इलाज नहीं हो पा रहा। जो ऑपरेशन जो थिएटर थे वो ठीक से नहीं चल पा रहे, मशीन वगैरह ठीक से नहीं चल पा रही। इंतजामिया का ये वाज़ेह मौक़िफ़ है कि हमारी तरफ से पूरी कोशिश है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से हमारे साथ कोई ताउन नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना है। मीर करीम, ये बताइएगा कि अस्पताल की बिजली मुकम्मल तौर पर बंद है, ICU, इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर, कहीं पर भी बिजली अवेलेबल नहीं है? जी बिल्कुल, सुबह 8 बजे से यही सूरत हाल थी कि लोड शेडिंग की वजह से, क्योंकि जनरेटर भी बंद था, तो ICU वगैरह जो भी वहाँ के ऑपरेशन थे, जो भी सर्विस थे, उनकी बिजली बंद थी। अभी जब से इंतजामिया से बात की गई तो उनका ये मौक़िफ़ था कि अभी भी हमारे पास ये मसला है और ये मसला मुसलसल चलता आ रहा है, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं है, बजट नहीं है कि हम मुसलसल जनरेटर को चला सकेंगे। ठीक है, हमारे साथ ही रहिए। डायरेक्टर ऑपरेशंस चिल्ड्रन अस्पताल डॉक्टर आरिफ नियाज ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। बताइएगा, सुबह 8 बजे से बिजली बंद है, परेशानी का सामना है पूरे अस्पताल में। बिल्कुल दुरुस्त आपने निशानदेही की है। अस्पताल में ना सिर्फ आज ये 8 बजे से बंद है, अक्सर रात को चली जाती है, शाम को चली जाती है। बजट का ये अस्पताल वैसे ही मसाइल का शिकार है। गवर्नमेंट की तरफ से 6 महीने से बजट रिलीज हुआ नहीं है। हजारों मसाइल पहले से मौजूद हैं। जब ये बिजली और पानी के मसाइल खड़े हो जाते हैं तो रही कई सही कसर भी पूरी हो जाती है। बच्चे इंक्यूबेटर्स में पड़े होते हैं, वो बेचारे, फिर हम क्या करें सिवाय इसके कि हमारे पास यही ऑप्शन होता है कि उन्हें हम शिफ्ट करें, जिसका शदीद रिएक्शन आता है हमारे पास मदर्स और उनके फादर्स की तरफ से। ये बताइएगा आरिफ साहब के बिजली क्यों चली जाती है, साथ साथ ये बताइएगा कि जनरेटर अवेलेबल है तो पेट्रोल अवेलेबल कैसे नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि जनरेटर बिजली क्यों जाती है। पहला सवाल, इसका जवाब तो KSC देगी, और दूसरा जवाब जहाँ तक कि जनरेटर्स हमारे पास एक नहीं 3 अवेलेबल है, पेट्रोल भी अवेलेबल है। वो हालांकि बजट अवेलेबल नहीं है, वो दूसरी बात है, लेकिन डीजल अवेलेबल है। लेकिन जब इतने अरसे तवील उसके लिए लाइट जाएगी तो फिर जनरेटर्स भी तो कुछ आराम मांगते हैं ना, उनको भी तो थोड़ा से गैप से चलाने पड़ते हैं। तो बस अच्छा, ये बताइएगा आरिफ साहब, ये भी बताइएगा कि अगर जनरेटर अवेलेबल है तो उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा, और हुकूमतों की जानिब से बजट जारी किया जाता है तो क्या पेट्रोल का बजट नहीं दिया जा रहा या उसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा? नहीं, मेरा ख्याल से पहले मेरी बात को समझें कि पिछले 6 महीने से बजट गवर्नमेंट की तरफ से रिलीज ही नहीं हुआ है, तो ये वैसे ही अब उस अंदाज में नहीं चल पा रहा है अस्पताल। जाहिर है जब पैसे नहीं होंगे किसी भी मद में तो अस्पताल को चलाना शदीद मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रोजाना हजारों के खर्चे होते हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा आरिफ साहब के कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं जो मुतासर हो रहे हैं बिजली ना होने की वजह से? सब मुतासर हो रहे हैं, तमाम डिपार्टमेंट मुतासर हो रहे हैं। OPD मुतासर हो रही है, जो इस हालत में भी तकरीबन 600-700 की OPD है। फिर इमरजेंसी में जो पेशेंट्स आते हैं तो जाहिर है बिजली के बगैर अंधेरे में AC ना होने की वजह से, और फिर दूसरे इक्विपमेंट्स वो जाहिर है इलेक्ट्रिसिटी पे रन करते हैं तो वो भी नॉन फंक्शनल हो जाते हैं। तो हजारों मसाइल हैं, वार्ड पे पूरी कैपेसिटी से काम नहीं हो पाता, हजारों मसाइल खड़े हो जाते हैं। आरिफ साहब, ये भी बताइएगा कि अमूमन हम ये देखते हैं कि जो सरकारी अस्पताल हैं उनकी लाइंस डिफरेंट होती हैं, एक से ज़्यादा होती हैं, चेंज ओवर भी हो जाता है, तो क्या चिल्ड्रन अस्पताल को ऐसी कोई सहूलत नहीं दी गई? ना सिर्फ एक अच्छा पॉइंट है तुम्हारा कि ना सिर्फ स्विच ओवर करना इनकी जिम्मेदारी है, बल्कि एग्जेम्प्टेड भी होते हैं, और एक नहीं 10 मरतबा इन्हें मैं लिख चुका हूँ
कि आप इस हॉस्पिटल को, जो 200 प्लस बेडेड हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल है कराची का, उसको एग्जेम्प्ट करें लोड शेडिंग से, लेकिन सुनवाई होती नहीं है। सुनवाई हो नहीं रही है और यहाँ पर मसला ये है कि एक ही लाइन है, बजट जारी नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से जनरेटर भी नहीं चलाया जा रहा है। बिजली ना होने की वजह से ओपीडी में, इमरजेंसी में, आईसीयू तक में जो है बच्चों को मुश्किलात का वहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। ये बताइएगा आरिफ साहब कि क्या आपकी तरफ से क्या इलेक्ट्रिक को कंप्लेन लिखी गई है? एक नहीं, सुबह से मुसलसल मैं खुद राब्ते में हूँ, मेरी इंतजामिया तो है ही है, मैं खुद राब्ते में हूँ। तो 8 बजे जब कॉल की गई, जैसे ही लाइट गई तो उन्होंने कहा 11 बजे तक आ जाएगी। हमने 11 बजे तक इंतजार किया, अपने मामला जिस तरह भी चला सकते थे चलाए, लेकिन 11 बजे भी वो बिजली मौजूद नहीं है। और 11 बजे कॉल करते हैं तो वो कहते हैं सर और इंतजार करें। अब कब तक करें ये हमें नहीं बताया जा रहा। तो वजूहात क्या बताई जा रही हैं, बिजली बंद क्यों है? बस उनके तो एक ही आपको बताया कि बिजली बंद कर दें तो उनके पास एक ही जवाब होता है कि टेक्निकल फॉल्ट है। टेक्निकल फॉल्ट की वजह से बिजली बंद है चिल्ड्रन अस्पताल की और बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर आरिफ नियाज, डायरेक्टर ऑपरेशंस चिल्ड्रन अस्पताल, हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इसके साथ साथ मीर केरियो ने भी हमें अपडेट किया, आपका भी शुक्रिया। स्टॉक मार्केट में हफ्ते के आखिरी रोज़ मंदी का रुझान है। 100 इंडेक्स में 2080 पॉइंट्स की कमी हो गई है। इंडेक्स 73,000 से 71,000 पर पहुंच गया। कैपिटल गेन टैक्स इजाफे की खबरों ने मार्केट में बेयकीनी की सूरत हाल पैदा कर दी है। स्टॉक मार्केट में हफ्ते के आखिरी रोज़ मंदी देखी जा रही है, शदीद मंदी देखी जा रही है। 2080 पॉइंट्स की कमी हो गई है। इंडेक्स 73,000 से 71,000 पर पहुंच गया है। स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी के बाद कुछ रिकवरी देखने में आ रही है। 100 इंडेक्स 825 पॉइंट्स की कमी रह गई है। 100 इंडेक्स में 2080 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई, जो अब कम होकर 825 पॉइंट्स पर आ गई है। स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी के बाद रिकवरी देखी जा रही है। 100 इंडेक्स में इससे पहले 2080 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई, जो अब 825 पॉइंट्स पर आ गई है। स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी के बाद रिकवरी, 2080 पॉइंट्स की कमी इससे पहले देखी गई, जो अब 100 इंडेक्स 825 पॉइंट्स की कमी रह गई है। इंडेक्स 73,000 से 72,000 की सतह पर अब ट्रेड कर रहा है। कैपिटल गेन टैक्स इजाफे की खबरों ने मार्केट में बेयकीनी की सूरत हाल पैदा कर दी है। आइंदा हफ्ते बजट भी आ रहा है, उस पर भी मोहतात हैं यहाँ पर ताजिर। आपको बताते चलें कि 100 इंडेक्स में 2080 पॉइंट्स की कमी देखी गई, जो अब कम होकर 825 पर आई है। स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी के बाद रिकवरी देखी जा रही है। 100 इंडेक्स में 825 पॉइंट्स की कमी रह गई है। इससे कबल 2080 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। इंडेक्स अब 72,000 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। कैपिटल गेन टैक्स इजाफे की खबरों ने मार्केट में बेयकीनी की सूरत हाल पैदा कर दी है। अयाज राना हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं, अपडेट कीजिएगा। अयाज राना से हमारा राब्ता नहीं हुआ, जैसे उनसे राब्ता होता है उनसे तफसीलात लेने की कोशिश करेंगे। आपको बताते चलें कि रिकवरी देखी जा रही है अब इंडेक्स में। मार्केट में इससे कबल 2080 पॉइंट्स की कमी देखी गई सुबह के औकात में, लेकिन अब 825 पॉइंट्स की कमी रह गई है। कुछ हद तक रिकवरी हुई है। इंडेक्स 72,000 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। 100 इंडेक्स में 2080 पॉइंट्स की कमी इससे पहले रिकॉर्ड की गई, जो अब 825 रह गई है। इंडेक्स 73,047 की सतह पर पहुंचा, जो अब 72,000 की सतह पर ट्रेड हो रहा है। अयाज राना से रब्ता हुआ है। अयाज, ताज़ा सूरत हाल अपडेट कीजिएगा स्टॉक एक्सचेंज की। अयाज,
तकनीकी वजूहात की बिना पर हम आपकी आवाज़ सही तरीके से नहीं सुन पा रहे हैं। 100 इंडेक्स इस वक्त 72,000 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर FPR का IMF हुकाम से दोबारा राब्ता। ज़राए FPR के मुताबिक नए माली साल टैक्स का हदफ 12,800 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। तनख्वाहदार पर इनकम टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ है। नए माली साल में विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाकर 300 अरब रुपए इकट्ठा करने का फैसला किया गया है। टैक्सेस लगाने की बात हो रही है। बजट आ रहा है अगले हफ्ते और उसी हवाले से वज़ीर आज़म की हिदायत पर FPR का IMF हुकाम से दोबारा राब्ता। ज़राए FPR के मुताबिक नए माली साल टैक्स का हदफ 12,800 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। तनख्वाहदार इनकम टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। नए साल में विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाकर 300 अरब रुपए इकट्ठा करने का फैसला भी किया गया है। नए माली साल का वफाकी बजट IMF से मुज़ाकरात हतमी मरहले में दाखिल। ज़राए FPR के मुताबिक तनख्वाहदार पर इनकम टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ है। बात करेंगे अशरफ खान से। अशरफ बताइएगा, इनकम टैक्स कितना बढ़ाया जा सकता है? जी, यहाँ पे देखा जाए नए माली साल का वफाकी बजट की तैयारियां जो आखिरी मराइल में दाखिल हो गए हैं। IMF से मुज़ाकरात हतमी मराइल में भी दाखिल हो गए हैं और तनख्वाहदार पर इनकम टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ दे दी गई है, क्योंकि वज़ीर आज़म में मुख्तलिफ तजावीज़ थी, उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, जिसके बाद नई तजावीज़ बनाई। अशरफ से राब्ता मुनक़ता हुआ है। आपको बताते चलें कि FPR का IMF हुकाम से राब्ता हुआ है। वफाकी हुकूमत का सिंध हुकूमत को 60 अरब फंड देने का वादा लॉलीपॉप निकला। ये रकम PSDP के तहत वफाकी मनसूबों के लिए जारी हुई थी। आज जमाली से बात करेंगे, अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, ये साल ख़त्म हो रहा है। बजट के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि वफाकी बजट में यानी जो वफाकी मंसूबे हैं PSDP के, उनमें सिंध के लिए 60 अरब रुपए रखे गए थे। लेकिन सूरत हाल कुछ इस तरह की है कि इस पूरे साल के 11 माह में वफाक ने सिर्फ 7 अरब 91 करोड़ रुपए जारी किए हैं सूबा सिंध को, और मुख्तलिफ मनसूबों के मद में 3 अरब 84 करोड़ रुपए इनमें से खर्च हुए। 4 अरब से ज्यादा फंड करने हैं। इसमें सैलाब मुतासरीन के लिए 2 अरब रुपए की रकम जारी करने का वादा किया था वफाकी हुकूमत ने। सैलाब मुतासरीन के घरों की तामीर के लिए 2.5 अरब रुपए मुख्तस करने थे, जिसमें रवां साल 25 अरब रुपए जारी होने थे, वो भी अभी तक नहीं हुए हैं। हैदराबाद पैकेज है, कराची साइड सनती इलाके का पैकेज है, AN5 है, छोटे डैमों का मंसूबा है, नवाब शाह रानीपुर हाईवे है। इन तमाम मंसूबों के लिए वफाकी हुकूमत को पैसे जारी करने थे PSDP के मद में, लेकिन ये रकम जारी नहीं हुई, जिसका गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला मुराद अली शाह ने शिकवा भी किया है। लेकिन ये वफाक के से ये रकम जारी न होना सिंध के लिए बहुत ही तशवीशनाक बात है। जी, बहुत शुक्रिया आजिज़, आपने हमें अपडेट किया। 3 बरस बीत गए, प्रॉपर्टी टैक्स वसूली का इख्तियार लोकल काउंसिल्स को मुंतकिल ना हो सका। रवां बरस 12 अरब रुपए वसूली का टास्क था, लेकिन 4 अरब भी वसूल ना हो सके। बात करेंगे रिजवान अहमद से, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल 3 बरस कबल जो है हुकूमत सिंध की जानिब से एक फैसला किया गया था कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो लोकल कौंसल जो है वो जमा करेंगी, जिससे उनके माली हालात भी बेहतर होंगे। लेकिन बदकिस्मती से 3 बरस गुजर चुके हैं, फैसले पर अमल दरामद नहीं हो सका है। लोकल गवर्नमेंट ने अपने पास ये सारा मामला रखा हुआ है और लोकल कौंसल्स को मुंतकली इसकी नहीं हो सकी है। इसकी मुंतकली ना होने के नतीजे में क्या मुश्किलात हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं आतिफ अली खान से, जो कि चेयरमैन है नॉर्थ नांदर टाउन के। बहुत शुक्रिया सर। फरमाइएगा, लोकल टैक्स के हवाले से प्रॉपर्टी टैक्स बड़ी अहमियत रखता है, क्या वजह है कि अब तक जो है आप लोग वसूल करने के काबिल नहीं हुए? देखिए, इसके अंदर ये पूरी दुनिया के अंदर जो होता है इस तरह से है कि जो प्रॉपर्टी टैक्स होता है वो लोकल काउंसिल वसूल करती हैं, ताकि उसी जो प्रॉपर्टी टैक्स को वहीं के इलाके के डेवलपमेंट के ऊपर खर्च किया जा सके और लोगों को जो है उससे रिलीफ दिया जा सके। हमारे यहाँ पर भी यही फैसला हुआ था, सिंध गवर्नमेंट ने किया था। बहुत अच्छा कदम था इनका लोकल गवर्नमेंट्स को एम्पावर करने के हवाले से। उसका इन्होंने 3 साल का एक टाइम पीरियड रखा था, जिसके अंदर ग्रेजुअली उसको जो है डिवॉल्व करते हुए नीचे लोकल काउंसिल्स को प्रॉपर्टी टैक्स मुंतकिल हो जाना चाहिए था। लेकिन अब तक जो है उस ट्रांजिशन फेज़ के 2 साल से ज़्यादा गुजर चुके हैं।
लेकिन उनके कमांड एंड कंट्रोल और सब चीज़ें उन्हीं के पास ही हैं और वो वहीं से ही जो है वो चालान भेजना और चीज़ें वहीं से अपडेट हो रही हैं। हमारे पास खाली हमारे अकाउंट्स के अंदर वो रिकवरी आ रही है। जो उसके हमारे पास डेटा आ रहा होता है उसके अंदर मुश्किल से अब तक की 10 से 12% तक की रिकवरी हो पाती है, जो कि 2001 का आखिरी सर्वे है उसके मुताबिक। बिल्कुल कहा यह जा रहा है कि अगर प्रॉपर्टी टैक्स मकामी हुकूमतों को मुंतकिल कर दिया जाता है तो इनका जो फंड्स की कमी का रोना धोना है वो भी ख़त्म होगा, आवाम को डिलीवर करने के काबिल होंगी ये मकामी हुकूमतें और इनके जो अपने मसाइल हैं, मुलाजमीन के वाजिबात या दीगर मसाइल, उनको भी खात्मे में बड़ी मदद मिलेगी। जी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद लॉ यूनिवर्सिटी में मुस्तकिल वाइस चांसलर की अदम तैनाती का केस। सिंध हाई कोर्ट ने वजीर आला, सिंध हुकूमत, चीफ सेक्रेटरी और दीगर को नोटिस जारी कर दिया। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे मुमताज़ जमाली से। जी देखिए जी, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो लॉ यूनिवर्सिटी में मुस्तकिल वाइस चांसलर तैनात ना करने का मामला बिलाखिर अदालत पहुंच गया है। अदालत में वाइस चांसलर की मुस्तकिल तैनाती से मुतल्लिक दरख्वास्त दायर कर दी है, जिस पर अदालत ने वज़ीर आला सिंध, चीफ सेक्रेटरी और दीगर को नोटिस जारी कर दी हैं। अदालत ने 27 जून को फ़रीक़ैन से जवाब भी तलब कर लिया है। दरख्वास्त गुजार का ये मौक़िफ़ है कि सितंबर 2023 से अब तक शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो लॉ यूनिवर्सिटी में कोई मुस्तकिल तौर पर वाइस चांसलर नहीं है। इस वक्त सिंध मदरसत इस्लाम के वाइस चांसलर जो हैं उनको इजाफ़ी कलमदान जो है वो सौंपा गया है। एक वाइस चांसलर अपनी यूनिवर्सिटी को संभालेगा या शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो लॉ यूनिवर्सिटी के इंतज़ामात को संभालेगा। लिहाजा दरख्वास्त गुजार का ये मौक़िफ़ है कि कानून के मुताबिक शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो लॉ यूनिवर्सिटी में मुस्तकिल वाइस चांसलर होना चाहिए। लिहाजा अदालत ने फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए हैं और अदालत ने 27 जून तक तमाम फ़रीक़ैन से इस मुतल्लिक जवाब भी तलब कर लिया है। जी। सिंध असम्बली का इजलास दोपहर 3 बजे होगा। महकमे दाखिला के मुतल्लिक वक्फ़ा सवालात एजेंडे में शामिल है। सुबह सिंध में गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ हीर सोहू की तहरीक इल्तवा भी एजेंडे का हिस्सा है। आपको बताते चलें कि गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी ने आज इजलास तलब किया था। दोपहर 3 बजे ये इजलास होगा सिंध असम्बली का। आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज़ बताइएगा, इजलास 3 बजे होगा? जी हाँ, जो इजलास का शेड्यूल है वो तो 3 बजे का है। अब देखना यह है कि किस वक्त शुरू होता है। आज सिंध असम्बली का जो इजलास है उसकी एजेंडा में महकमे दाखिला के मुतालिक सवालात हैं, जिसके तहरीरी जवाबात जो दिए हैं वज़ीर दाखिला ने। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार ने अपने तहरीरी जवाबात में कहा है कि 2019 से लेकर 2023 तक अमन अमान की सूरत हाल जो रही है वो बेहतर नहीं रही है और जो वारदातें और जो वाक़यात हुए हैं उनकी तफसीलात जो है वो भी आज ऐवान में पेश की जाएगी। जो तहरीरी जवाबात हैं उनमें वो मौजूद है। एक तहरीक इल्तवा है जो हीर सोहू ने जमा कराई है। ये तहरीक इल्तवा जो है वो सूबा सिंध में गैस की लोड शेडिंग के मुतालिक है और उसने कहा है कि कई घंटों तक कराची समेत सिंध के कई शहरों में गैस मौजूद नहीं होती। इस तहरीक को अगर लिया गया तो इस पे यकीनन बहस होगी। एक बिल है सरकारी जो सैफ़ी बुरहान यूनिवर्सिटी, ये जो बोहरी कम्युनिटी है उनकी जानिब से एक यूनिवर्सिटी कायम की जा रही है, इसके मुतालिक एक सरकारी बिल है। कुछ तवज्जो दिला और नोटिस हैं जिसमें कराची में के इलेक्ट्रिक के मसले पे, बिजली के बहरान पे, बिजली के जो है किल्लत पे मुख्तलिफ अराकीन की तवज्जो दिला और नोटिस हैं, उन पर भी बात होगी। कुछ करारदादें हैं, करारदादें अभी एजेंडा में शामिल तो नहीं हैं, अलबत्ता करारदादें पेश करने के लिए ऐवान में उस वक्त इजाज़त दी जाती है। ज़राए कह रहे हैं कि कुछ करारदादें ऐवान में पेश की जाएंगी जिसकी इजाज़त दी जाएगी। ये इजलास जो सेशन है रवां तकरीबन एक हफ़्ते तक जारी रहेगा। एक हफ़्ते तक का जो शेड्यूल है वो जारी किया गया है। रोज़ाना के बुनियाद पर वक्फ़े सवालात का शेड्यूल होता है वो जारी किया गया है, लेकिन ये बुनियादी तौर पे बजट सेशन होगा। अगर 7 दिन 8 दिन जारी रहता है उसके बाद फिर बजट सेशन होगा और वफाकी बजट के बाद इसी सेशन में सिंध असम्बली में सूबाई बजट पेश किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आजिज़, आप हमें अपडेट कर रहे थे।
अदालत ने कमसिन बच्ची के साथ ज्यादती करने वाले मुलजिम को उम्र कैद की सजा सुना दी। सेशन जज जनूबी ने 2 साल बाद फैसला सुनाते हुए मुकदमा निपटा दिया। मजीद बताएंगे जवाद आसिफ। जी जवाद। जी बिल्कुल देखें, 9 साल की कमसिन बच्ची से ज़्यादती करने का केस है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनूबी अशरफ हुसैन ख्वाजा ने 2 साल बाद मुकदमे का फ़ैसला सुना दिया है। अदालत ने मुलजिम रिजवान को उम्र कैद बामुशक्क़त की सज़ा सुना दी है, जबकि साथ ही उस पर 1 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया गया है। जबकि जज ने अपने हुक्मनामे में ये तहरीर किया कि अगर मुलजिम जुर्माना नहीं भरता तो उसे मज़ीद 3 माह कैद काटनी होगी। वाक़ई के बारे में बात करें तो ये 9 मई 2022 को पेश आया था, जब बच्ची के साथ ज़्यादती हुई थी। सरकारी वकील इरफाना कादरी के मुताबिक जो है बच्ची ने अदालत में बयान दिया कि वो जहाँ पर रिहाइश पजीर है वहाँ पर खिड़की में अपनी दोस्त से बात कर rही थी। जैसे ही उसकी दोस्त वहाँ से गई, मुलजिम जो कि उसका करीबी रिश्तेदार है वो वहाँ पर आया, उसके मुँह पर हाथ रख कर उसे छत पर ले गया, जहाँ पर छत पर जाकर उसे जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया और धमकियाँ दी कि किसी को नहीं बताना। इरफाना कादरी के मुताबिक बच्ची ने आकर नहीं बताया, लेकिन जब उसकी तबीयत ख़राब हुई और उसे अस्पताल ले जाया गया तो वहाँ पर मेडिकल रिपोर्ट्स आई और फिर बच्ची ने सब कुछ सच सच बता दिया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम को जो है वो गिरफ़्तार किया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इस वाक़े का कोई चश्मदीद गवाह तो नहीं है, लेकिन जो बच्ची का बयान है वो काबिल कबूल है और मेडिकल रिपोर्ट से भी मुलजिम पर जुर्म साबित होता है। लिहाजा अदालत ने तमाम शवाहिद को मद्देनज़र रखते हुए मुलजिम को सज़ा सुनाई और मुकदमा निपटा दिया है। वाक़े का मुकदमा थाना कलरी में जो है वो दर्ज किया गया था, जिसमें ज़्यादती की दफ़ात लगाई गई थी। जी। और नॉर्दर्न बाईपास से मुतसिल मवेशियों का आर्जी शहर बस गया है। मंडी में सिब्बी, चोलिस्तानी, साहिवाल, नकरा नस्ल गायें, बैलों की धूम मची हुई है। आपको बताते चलें कि बहुत कम दिन रह गए हैं, ईद कुर्बा में 11 रोज़ रह गए हैं और अगर आज चंदा मामा अपना दीदार करा देते हैं तो 17 जून पीर के रोज़ ईद होगी। नॉर्दर्न बाईपास से मुतसिल मवेशियों का आर्जी शहर बस गया है। मंडी में सिब्बी, चोलिस्तानी, साहिवाल और नकरा नस्ल के गाय और बैलों की धूम मची हुई है। आपको बताते चलें कि मंडी में सिब्बी नस्ल के, चोलिस्तानी, साहिवाल, नकरा नस्ल और गाय बैलों की धूम है। बात कर लेते हैं वसीम इफ्तिखार से जो वहाँ पर मौजूद हैं। वसीम, एक तो दाम के हवाले से बताइएगा क्या चल रहे हैं, साथ साथ सहूलतों के हवाले से अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल पहले मैं अपने नाज़रीन को मिलवाना चाहूँगा सिब्बी का जो बादशाह खान है वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, जो कि अपने कद के हिसाब से अपनी मिसाल आप है और इसके जो वज़न है दावा किया जा रहा है कि 30 मन है और हाइट जो है वो 6 फीट से ज़्यादा है। मैं इसके बराबर में खड़ा हुआ हूँ और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, हमारे नाज़रीन अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी कितनी हाइट है। और अगर ये कहा जाए कि गोश्त का पहाड़ है तो गलत नहीं होगा। बादशाह खान इसका नाम है, 30 मन इसका वज़न बताया जा रहा है और अभी तक इसके जो है वो इसकी जो पैसे हैं वो तकरीबन 50 लाख इनके व्यापारी मांग रहे हैं, लेकिन अब तक इसके जो है वो 25 लाख रुपए तक लग चुके हैं। खूबसूरती के एतबार से और अपने एक रोप के हिसाब से ये अपनी मिसाल आप है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है इसके रखवाले। ये बताएं भाई, ये बादशाह खान है तो ये बादशाह सलामत भी हैं, क्या क्या खाते हैं और उनकी पसंदीदा ग़िज़ा क्या है? भाई इसको दूध भी खिलाते हैं हम, अंडे भी खिलाते हैं, इसको मक्खन भी खिलाते हैं, घी भी खिलाते हैं, ये गंदम का आटा भी इसको खिलाते हैं और ज़्यादा इसके खाने और इसको हम खिलाते हैं। सही है। क्या इसका आप पैसे मांग रहे हैं और इसकी जो कद है वो कितना है? कद इसका 8 फुट है। सही है। और पैसे क्या मांग रहे हैं आप इसके? इसके 50 लाख मांग रहे हैं पैसे। तो 50 लाख पे आप समझ रहे हैं कि कोई खरीदेगा इसको? हाँ इंशाल्लाह खरीदेंगे इसको। तो अब तक कितने लग चुके हैं इसके? इसके 25 लाख लगे हैं। सही है। अच्छा ये बताएं कि आपने तो बताया कि ये बहुत सारी चीज़ें खाता है, जो बादशाह सलामत की खुराक होती है, जो उनके खाने होते हैं वो आपने बताया। ये बताएं कि इसको किस तरीके से पाला है, कितने नाज से पाला है आपने? इसको बड़ी टाइम लग गई, 4 साल लग गए इसको हमको पालने में। सही है। बच्चों की तरह पालते हैं? हाँ बच्चों की तरह। सही है जी, बिल्कुल बच्चों की तरह इन मवेशियों को पाला जाता है और अपने खूबसूरती के अतबार से और अपने जिसामत और अपने
कद के एतबार से ये जो है वो इस मंडी का सबसे ऊंचा जो है वो जानवर है, जिसका नाम बादशाह खान है। सिब्बी से इसका ताल्लुक़ है। 4 दांत ये जो है जानवर है। और सिर्फ यही नहीं बादशाह खान, बल्कि मैं जिस इस वक्त मौजूद हूँ जिस जगह पे, यहाँ पे देवकामत जो जानवर हैं बिलखुसूस सिब्बी से जो लाए गए हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। जी बिल्कुल, सिब्बी से यहाँ पर लाए गए हैं। और वसीम, हम आपको एक एडवाइस छोटी सी करना चाहेंगे कि थोड़ा सा फासला रख के खड़े हों। सिटी 21 को अभी आपकी ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आपका।